गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 3 का यूनिट 3 का टॉपिक हम बच्चों पढ़ रहे हैं अर्धचालकों में चालन, कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर्स। तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो है फर्मी एनर्जी लेवल एंड इफेक्टिव मास। तो आज अभी हम पढ़ेंगे फर्मी एनर्जी लेवल यानी फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है। बच्चों, फर्मी ऊर्जा स्तर जो होता है वो एक संदर्भ ऊर्जा स्तर होता है, यानी कि इसका एक रेफरेंस दिया जाता है या इसे हम बोल सकते हैं रेफरेंस एनर्जी लेवल होता है, जिससे जो अन्य ऊर्जा स्तर है उनकी ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, सरलता से माप सकते हैं। इसे EF से व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह ऊर्जा स्तर जिसके S मात्रक ऊर्जा ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से ऊपर पहुंच चुके हैं, एवं S मात्रक ऊर्जा नीचे की ओर इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति की प्रायिकता के तुल्य होता है। वह क्या कहलाता है, फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है, फर्मी स्तर कहलाता है। यानी फर्मी स्तर बताता है कि इलेक्ट्रॉन पार करके यहाँ पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता नीचे अनुपस्थित इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर को पार करके ऊपर पहुँचते हैं उतने ही यहाँ पर रिक्त नीचे की तरफ रिक्त रह जाते हैं, यानी उनकी अनुपस्थिति होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी को क्या करता है, व्यक्त करता है। नैज अर्धचालकों यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है वो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा क्षेत्र के बीचों बीच होता है। जैसे कि ये आप एग्जांपल से समझ सकते हो, ये चालन बैंड और ये संयोजकता बैंड। तो जो फर्मी लेवल होता है वो ये ऊर्जा स्तर है, बैंड एनर्जी लेवल है, इनके बीच में बिल्कुल बीचों बीच ये जो है ये फर्मी ऊर्जा लेवल कहलाता है। यानी कि ये आपका ये पूरा क्या है, ई गैप, तो ये ई गैप बाय 2, ये ई गैप बाय 2, ये बिल्कुल बीचों बीच एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर। ये क्या बताता है, ये हमारा क्या है, फर्मी लेवल है सेमी कंडक्टर में। और ये Fe क्या है यहाँ पर, ये इसकी प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है फंक्शन। अब नैज क्रिस्टल में मुक्त चालक इलेक्ट्रॉन के तुल्य ही छिद्रों की संख्या होती है, अतः फर्मी स्तर आवेश वाहकों की औसत ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। नैज क्रिस्टल में यानी कि इंट्रिंसिक के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके तुल्य, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने इस लेवल को पार करके ऊपर पहुँचते हैं उतने ही ये यहाँ पर क्या होल रिक्त छोड़ देते हैं, इनकी आपस में संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो फर्मी स्तर जो होता है वो आवेश वाहकों की औसत ऊर्जा के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो फर्मी डिराक जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी सांख्यिकी के अनुसार बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, यानी कि जो कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके द्वारा T केल्विन ताप E ऊर्जा वाली अवस्था को ऑक्युपाइड करने के लिए, यानी कि भरने के लिए E एनर्जी वाली ऊर्जा अवस्था को ऑक्युपाइड करने की जो प्रायिकता होती है वो निम्न प्रकार से दी जाती है। यानी कि फर्मी डिराक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सूत्र बताया था सांख्यिकी के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन को किसी ई एनर्जी वाली अवस्था में भरने के लिए जो उसकी फंक्शन Fe प्रोबेबिलिटी होता है, उसका जो मान होता है Fe वो होता है Fe = 1/1 प्लस e⁻e अपॉन kT। E क्या है, E ऊर्जा वाली अवस्था है और EF क्या है, उसकी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल है, इसलिए फर्मी एनर्जी लेवल को रिफरेंस एनर्जी लेवल भी कहा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe = 1/1 प्लस e⁻e अपॉन kT। तो जहाँ पर Fe क्या है, फर्मी वितरण फलन है यानी फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, EF क्या है, फर्मी ऊर्जा है और K क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। अब हम इसके अलग अलग केसेस लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं T = 0 केल्विन। जब हमारा जो एब्सोल्यूट 0 केल्विन ताप पर हम चलते हैं, यदि E यानी कि जो एनर्जी लेवल है उसका मान फर्मी एनर्जी लेवल से क्या होता है, अधिक होता है, तो फर्मी एनर्जी लेवल से यानी कि ये EF है और ये एनर्जी लेवल E का है, यहाँ है।
जब ई का मान ई एफ से अधिक होता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या मान होता है। तो एफ इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। टी हमारा क्या है 0 केल्विन, तो इसकी जगह क्या रखा 0। हम जानते हैं 1/0 इक्वल टू क्या होता है इनफाइनाइट, तो हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट। और ई की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है, ई की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि अर्थात इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा अवस्था ई एनर्जी की जो ऊर्जा अवस्था वो क्या रहेगी रिक्त रहेगी। यानी कि जब एनर्जी ई का मान ई एफ से क्या होता है अधिक होता है टी इक्वल टू 0 केल्विन पर, तो ई एनर्जी का क्या है ये क्या रहेगी ई एनर्जी लेवल ये क्या रहेगा रिक्त रहेगा। और आप जानते हो सेमीकंडक्टर्स में ये क्या है आपका चालन बैंड एक तरह से, और यहाँ क्या होता है संयोजी बैंड। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में से टी इक्वल टू 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुँचता है, अर्थात ये जो चालन बैंड है वो क्या रहता है रिक्त रहता है। तो इससे भी इस फॉर्मूले से भी हमने यही सिद्ध किया है, अर्थात ऊर्जावस्था ई क्या रहेगी रिक्त रहेगी। अब वही T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर यदि E लेस देन ई एफ है, हम ई एफ के नीचे वाले लेवल यानी कि संयोजी बैंड की बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जब E लेस देन ई एफ है। तो इसके लिए वही एफ इज इक्वल टू 1/1 प्लस, अब क्योंकि ई लेस देन है तो ये हो जाएगा माइनस का ई माइनस ई एफ अपॉन, और ये 0 केल्विन अपॉन के टी, टी की जगह 0 रखा तो वही 1/0 यानी कि हो जाएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट। ई की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है इनफाइनाइट, तो हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो हो जाएगा 1/1 प्लस 0 यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि जो एफ इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि अब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हैं इस वाले यहाँ ई एफ है और ये ई एनर्जी लेवल वाले इसमें उपस्थित हैं। और हम जानते हैं सेमीकंडक्टर्स में यही होता है कि टी इक्वल टू 0 केल्विन पर संयोजी बैंड क्या होता है भरा हुआ होता है और चालन बैंड क्या होता है रिक्त होता है। तो इससे प्रूव हो गया टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर चालन बैंड क्या है रिक्त है रहता है, और संयोजी बैंड क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड यानी भरे हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, अगर टी 0 केल्विन पर नहीं हो तो यानी कि हम टी का टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो ई बराबर और ई बराबर क्या हो ई एफ हो, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस क्या होता है ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो ई माइनस ई एफ क्या है 0, ई बराबर ई एफ है तो ई की पावर क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि 1/1 प्लस ई की पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो यानी कि हो गया 1 + 1 यानी कि एफ ई का मान क्या हो गया हाफ, अर्थात ऊर्जा अवस्था 50% ऑक्युपाइड होएगी। यानी कि जब टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 केल्विन और ई बराबर ई एफ हो तो उस कंडीशन में आधे इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होंगे ऊपर होंगे इस एनर्जी लेवल से और आधे इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से नीचे होंगे, यानी कि हाफ अवस्था में भरा हुआ होगा। तो ये हमारे कंडीशंस थी। अब हम देखते हैं एफ ई का ई के साथ परिवर्तन का ग्राफ। तो इस तरफ है एफ ई और इस तरफ है ई। देखो बच्चों टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर जब एनर्जी ई एफ यहाँ ये है आपका ई एफ, जब एनर्जी ई एफ से कम है तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं ऑक्युपाइड है यानी कि 1 अवस्था में है। तो टी इज़ नॉट इक्वल टू पर ये क्या हो जाते हैं जब ई बराबर ई एफ है, ई बराबर ई एफ की कंडीशन में क्या हो जाते हैं हाफ हो जाती है प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू हाफ, और टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर ही जब ज़्यादा होता है यानी कि ई एफ ग्रेटर देन वो ई ग्रेटर देन होता है ई एफ के, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाता है 0। ये तीनों कंडीशन इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ये वाली कंडीशन है ये है ई लेस देन ई एफ की, फिर ये कंडीशन है ई बराबर ई एफ की, और फिर ये कंडीशन है ई ग्रेटर देन ई एफ की। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं कि अतः स्पष्ट है कि T = 0 केल्विन पर E से ऊपर सभी ऊर्जा अवस्थाएं क्या रहती हैं, रिक्त रहती हैं, जबकि E से नीचे की इलेक्ट्रॉन से अध्यारोपित यानी कि ऑक्युपाइड होती हैं, E से इलेक्ट्रॉन से भरी हुई होती हैं। और हम जानते हैं नैज अर्धचालक में, या हम बोलते हैं 0 केल्विन तापमान पर सेमीकंडक्टर में यही होता है। तो एक नैज अर्धचालक के लिए 0 केल्विन ताप का जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो उसके लिए देखते हैं हम, एक नैज अर्धचालक के लिए फर्मी स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन गैप के मध्य स्थित होता है, और फर्मी स्तर चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बिल्कुल बीच में उपस्थित होता है। जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फर्मी ऊर्जा है वो चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बिल्कुल बीच में उपस्थित होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स इस ऊर्जा बैंड को पार करके ऊपर पहुंचते हैं उतने ही होल संयोजकता बैंड में बन जाते हैं। तो ताप वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंचने की प्रायिकता क्या होती है, बनी रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉन द्वारा रिक्त स्थानों पर क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा फर्मी एनर्जी लेवल। अब हम पढ़ेंगे इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान। प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, देखो एक कण जब ऊर्जा बैंड में गति करता है तो इसका वेग और बाह्य बल लगाने पर त्वरण बैंड में सभी स्थानों पर समान नहीं रहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड में क्या करता है, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में क्या करते रहते हैं, गति करते हैं, तो इनका वेग और बाह्य बल क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इस वजह से इनका जो त्वरण है वो सभी स्थानों पर क्या रहता है, समान नहीं रहता है। तो प्रभावी द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो बलों के प्रति प्रतिक्रिया करते समय लगता है, इसे m स्टार से व्यक्त करते हैं। तो एक तरह से प्रभावी द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जब बल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस समय जो लगता है उसकी वजह से जो द्रव्यमान होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। तो प्रभावी द्रव्यमान को हम कह सकते हैं कि प्रभावी द्रव्यमान एक मात्रा है जो कि उस द्रव्यमान के साथ एक स्वतंत्र कण के व्यवहार को मॉडलिंग करके बैंड संरचनाओं को सरल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रभावी द्रव्यमान सिर्फ एक मात्रा है जो कि स्वतंत्र कण जो होता है उसके व्यवहार को बैंड संरचनाओं में सरल रूप से दर्शाने के लिए व्यक्त की जाती है। तो हम निकालेंगे इफेक्टिव मास का मान क्या होता है। तो ड्रू ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी, उनके अनुसार एक गतिशील इलेक्ट्रॉन एक तरंग से जुड़ा हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन का वेग संबद्ध तरंग के समूह वेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो समूह वेग हम पहले पढ़ चुके हैं, समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी, तो वो होता है v=d⁻⁴ अगर किसी को ग्रुप वेलोसिटी पढ़ना है तो चैनल पर मेरा ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। तो समूह वेग vg के बराबर होता है, तो यानी समूह वेग vg = क्या होता है, d⁻⁴ चूँकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, h×ω। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से ओमेगा = क्या हो जाएगा, E/h×। ये हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो vg हो जाएगा 1/h×dE/dk। चूँकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो यानी कि a = dvg/dt। तो vg का ये मान यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a = 1/h×d/dt d/dk। हमने वैल्यू पुट कर दी vg की, तो a = हो जाएगा 1/h×d। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं d/dk तो यही है, और इसको लिख सकते हैं d/dk और dk/dt। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो a = हो गया 1/h और ये हो गया, ये दोनों मिलकर d2E/dk² और dk/dt। हम ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 3। क्वांटम सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत हमारा क्या कहता है, p संवेग, यानी कि संवेग p = होता है h×k। तो यहाँ तो dp/dt, अगर हम dp/dt निकालें तो क्या हो जाएगा, dp/dt = h×dk/dt। तो यहाँ से हम dk/dt का मान निकाल लेंगे, तो dk/dt = क्या हो जाएगा, 1/h×dp/dt। तो हम dk/dt का ये जो मान है हम इस समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/h
dp अपॉन dt। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा a इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर है ही, और 1 अपॉन एच क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। तो हो जाएगा 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर डी पी अपॉन डी टी। अब न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमारा कहता है वो क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल की क्या होती है, समानुपाती होती है, या हम बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम में। तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम स्टार ए। यहाँ पर जो ये एम स्टार ये क्या बता रहा है, ये प्रभावी द्रव्यमान को दर्शा रहा है। तो बाह्य बल के लिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक प्रभावी द्रव्यमान को लेते हैं। तो इसलिए समीकरण नंबर 4 से ए का मान पुट कर देंगे। ए का मान क्या है, 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी टू ई अपॉन डी टी डी के स्क्वायर डी और डी पी अपॉन डी टी। तो आता है समीकरण 4 से ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी टू अपॉन डी के स्क्वायर, और एफ का डी पी अपॉन डी टी का मान क्या पुट कर देंगे, एम स्टार ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो प्राप्त होगा एम स्टार का मान प्राप्त होगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर, और यही इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान का मान है। एम स्टार इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। तो अगर हमें एनर्जी ई का मान प्राप्त पता हो तो हम पहले डी अपॉन डी के निकालेंगे, फिर हम उसके लिए डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर निकालेंगे, और फिर उसको मान हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास एम स्टार प्रभावी द्रव्यमान का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों जो प्रभावी द्रव्यमान है उसका मान सिर्फ हमेशा धनात्मक ही नहीं होता, प्रभावी द्रव्यमान का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, जबकि नॉर्मल जो द्रव्यमान है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जो प्रभावी द्रव्यमान है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं ई के वक्र, ई और के बीच में खींचा गया वक्र। प्रभावी द्रव्यमान का मान ई के वक्र की वक्रता पर ही निर्भर करता है। कैसे, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि बैंड संकीर्ण है यानी कि नैरो बैंडेड है, तो वी का मान यानी वेग का जो मान है वो के इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, बहुत अधिक होता है। के इक्वल टू जब 0 होता है उस कंडीशन में वेग जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जब बैंड क्या हमारा संकीर्ण होता है। तो प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार का मान स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान एम की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक। तो उस कंडीशन में जो एम का मान होता है, एम स्टार का मान, प्रभावी द्रव्यमान का मान, वो एम की तुलना में भी क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि और ये इसकी क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल को बता रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ये ग्राफ होता है। अब प्रभावी द्रव्यमान हम देखते हैं एम स्टार। प्रभावी द्रव्यमान जो एम स्टार है वो स्वतंत्र द्रव्यमान एम से क्या होता है, सदैव अधिक नहीं होता। यहाँ पर हमने इस कंडीशन में देखा था कि इक्वल टू 0 पर, तो इसका मान क्या होता है, एम स्टार का मान एम से क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन हमेशा अधिक नहीं होता है, सदैव अधिक नहीं होता है। यह एम से कम तथा ऋणात्मक भी क्या हो सकता है। तो अब हम इस ग्राफ से देखते हैं कि के इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर के इक्वल टू 0 पर ये मान लो m का मान है, तो m और m स्टार लगभग क्या है, बराबर है। लेकिन परंतु जैसे जैसे k के उच्च मानों की ओर बढ़ते हैं m स्टार का मान क्या होता जाता है, अनंत होता जाता है। जैसे जैसे हम k के उच्च मानों की ओर बढ़ते हैं m स्टार का मान क्या हो जाता है, अनंत होता जाता है। यहाँ पर यानी कि ये इसको क्या बता रहा है, अनंत, यानी कि यहाँ पर एम स्टार का मान क्या है, अनंत है। तो ऐसे जैसे जैसे हम के उच्च मानों की ओर बढ़ते हैं एम स्टार का मान क्या होता है, अनंत हो जाता है। और नति परिवर्तन बिंदु के ऊपर एम स्टार का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये हमारे क्या है, ये है नति परिवर्तन बिंदु। तो जैसे हम नति परिवर्तन बिंदु को पार करते हैं तो हम देखते हैं कि एम स्टार का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। नति परिवर्तन बिंदु को पार करने पर एम स्टार का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये हमारा इफेक्टिव मास था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको फर्मी एनर्जी लेवल और इफेक्टिव मास समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।